Sir, scenario is Mrs. Shabana, 26-year-old, Nelly Paris, presented to the infertility OPD with lab reports which were previously ordered as work of infertility. She has no significant medical and surgical history. Her labs included pelvic ultrasound, uterus was normal in size, antevertebrate bilateral adnexia normal, and on hysterosalpingogram, uterine cavity outline was normal with patent fallopian tubes. Spill is seen on both sides, and with with progesterone with 21-day progesterone in ovulatory levels. Husband semen analysis, volume 2 ml, total sperm count 5 million, progressive motility 12%, morphology 4%, pH 7.3, and task is to explain the lab reports and most likely cause of infertility and counsel the patient regarding further plan of management. There are 10 minutes for the presentation. Okay. चलो start. चलो बेटा शुरू करें. वर्बन का हुमा वर्बन का नाउस डे टाइम. सॉरी सर. अच्छा, अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम डॉक्टर सुंबल है. मेरा ताल्लुक शोबे गायनी से है. मैं पिछले 4 साल से शोबे से वाबस्ता हूँ. मुझे पता चला है कि आप अपने बच्चों की टेस्ट के लिहाज से आई हैं, और आपकी वाइफ का नाम मिसेस शबाना है. उनकी उम्र 26 साल है. क्या ये मालूमात दुरुस्त है? जी. अच्छा. मैं आपसे आपका नाम जानना चाहूंगी. हेलो. अच्छा. हाँ जी. अच्छा, आपकी उम्र कितनी है? 30 साल. 30 साल. और आप पेशे के लिहाज से क्या करते हैं? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ. ओके. अच्छा. आपकी आप अपनी रिपोर्ट के बारे में कुछ जानते हैं? नहीं. अच्छा. आप मैं आपसे चूंकि हम पहली बार मिल रहे हैं, इसीलिए मैं आपसे कुछ सवालात करूंगी. उम्मीद है आप ताउन करेंगे ताकि आपके बारे में कुछ जान सकूं और जो आपके इलाज में हमारी मदद करेंगे. फिर आखिर में हम एक लाहे अमल तय करेंगे जो आपके लिए महफूज भी हो और आपके इलाज में आपके लिए मदद करे. आप दोनों की ये पहली शादी है? जी. और आपकी शादी को कितना अर्सा हो गया है? 5 साल. अच्छा. और आप दोनों इकट्ठे रह रहे हैं? जी, इकट्ठे. ओके. अच्छा. और आप कब से बच्चे चाह रहे हैं? हम शुरू से कोशिश कर रहे हैं. 5 साल से. अच्छा. और कोई इस दौरान आपने वक्फे का कोई तरीका तो इस्तेमाल नहीं किया? नहीं. अच्छा. इन 5 साल के दौरान आप की वाइफ का कभी भी कोई हमल नहीं ठहरा? जी. अच्छा. सर यूसुफ, मैं आपसे कुछ सवालात करना चाहूँगी. कुछ पर्सनल सवालात करूँगी. उम्मीद है आप ताउन करेंगे. और ये आपकी तमाम जो इंफॉर्मेशन होगी वो कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी. आप परेशान ना हो. उम्मीद है आप ताउन करेंगे. आप हफ्ते में कितनी बार अपनी वाइफ से अज़वाजी ताल्लुक कायम रखते हैं? 2 से 3 दफा. अच्छा. और बीवी से मिलते वक्त कोई मसला तो नहीं होता, जैसे कोई नहीं. पेन या? अच्छा. और आपको मिलने के बाद आपको पेशाब में कोई जाब वगैरह तो महसूस नहीं होती? नहीं. और कभी आपने आपके निचले हिस्से का कोई इन्फेक्शन हुआ जिसका आपने रिसेंटली कोई इलाज कराया हो? नहीं. उससे कोई गंदा पानी आता है या कुछ, या पेशाब के? अच्छा. और कभी बचपन में आपको कनपेड़े वगैरह हुए हो नहीं. जिसमें हम अपने इस्लाम में मम्स कहते हैं? अच्छा. आपको ज्यादा प्यास लगती हो, भूख ज्यादा लगती हो, जल्दी जल्दी पेशाब आता हो, जैसे शुगर का कोई मसला तो नहीं है? नहीं. और, और कभी रेडिएशन लगी हो, सख्त दवाई लगी हो, नहीं. निचले हिस्से का कोई ऑपरेशन हुआ हो, कभी कोई चोट आई हो? नहीं. अच्छा.
आपके वजन में कोई तब्दीली तो नहीं आई? आप माजरत के साथ आप सिगरेट नोशी तो नहीं पी करते? करता हूँ। कोई दवाई तो नहीं इस्तेमाल करते? सिगरेट पीते हैं, नहीं। अच्छा। और दवाई तो कोई नहीं इस्तेमाल करते नहीं। किसी किस्म की? अच्छा। और आपके फैमिली में किसी को ऐसा मसला तो नहीं है, बांझपन का मसला, स्पेशली मर्दों में? नहीं। अच्छा, आपने ये टेस्ट सही तरीके से लिया गया है? मतलब ये पहली दफा ये टेस्ट हुआ है कि इससे पहले भी आपका कोई टेस्ट हुआ है? पहले भी हुआ था, ऐसा ही था। पहली दफा ये लिया गया है, अच्छा, फर्स्ट टाइम है। अब दादी नहीं और होगी। आपका पिछले एक महीने में आपका मूड कैसा रहा? घर के अफराद का रवैया आपके साथ कैसा रहा है? आपके वैसे वाइफ के साथ मतलब ताल्लुकात ठीक हैं? कोई परेशानी तो नहीं है आपको? नहीं। अच्छा। बहुत शुक्रिया यूसुफ साहब, आपके आपने अपना टाइम दिया, सवाल के जवाब बात दिए। अब आप हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर आपका मुआयना करेंगे, और कुछ मजीद टेस्टों की जरूरत होगी तो वो भी आपको कराने होंगे, जैसे एफएसएच, एलएच, टेस्टोस्टेरोन, सीरम प्रोलैक्टिन लेवल्स। और मैं देख सकती हूँ कि आप परेशान हैं अपनी इस मसले को लेके। हम इसको डिस्कस करेंगे। हम इसमें हम काउंसलर की मदद भी ले सकते हैं, जो आपसे इस बारे में बात करेंगे कि आपको इस और मैंने आपका नाम और नंबर और रिपोर्ट चेक कर लिया है। ये रिपोर्ट आप ही की है। आप अकेले आए हैं? आप किसी को बिठाना चाहेंगे अपने साथ डिस्कस करने के मेरी लिए? वाइफ भी आई है जी साथ, लेकिन अच्छा। तो क्या आप वो हैं, सेटिस्फैक्ट्री हैं आपकी जो रिपोर्ट है सीमेन की, वो आप उनके सामने डिस्कस कर लें हम? जी उन्हें वही लेके आई है रिपोर्ट। अच्छा, ठीक है। चलिए उनको भी बिठाते हैं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मुझे दुख है कि ये रिपोर्ट आपकी जो रिपोर्ट है वो तसल्ली बख्श नहीं है। इसके मुताबिक आपकी रिपोर्ट के मुताबिक जो है इसमें जरासीम की मिकदार बहुत कम है। तो इसका आप मतलब मेरे हमारा साथ बच्चा हैं नहीं हो आप? सकता? जी। इसका मतलब है कि हमारा बच्चा नहीं हो सकता? अम, नहीं, ऐसा नहीं है। हम पहले इसकी वजह मालूम करने की कोशिश करेंगे कि इसकी क्या वजह हो सकती है। इसकी कई वजूहात हो सकती हैं। कुछ टेम्परेरी मसाइल की वजह से होता है, लैब एरर भी हो सकता है। और इसके अलावा जो है कुछ कॉजेज ऐसे हैं जिसमें टेम्परेरी कॉज होता है। जब वो कॉज ट्रीट हो जाए तो वो बीमारी जो है, मतलब आपका बच्चा हो सकता है। और इसके अलावा भी ये जो काउंट है इसमें हम मल्टी डिसिप्लिनरी टीम को इन्वॉल्व करेंगे, जिसमें हमारा फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर होंगे, गायनेकोलॉजिस्ट होंगे, यूरोलॉजिस्ट होगा। वो सब मिलके डॉक्टर की टीम जो है आपका इलाज करेगी। अगर हम ये मसला आपके बहुत पास बड़ा है। डिफरेंट ऑप्शंस हैं। जी। ये मसला बहुत बड़ा है डॉक्टर साहब। आप तो इस तरह कह रही हैं बस, जैसे मैं बच्चा हो नहीं सकता। नहीं नहीं, मैं आपको इसके तरीके इलाज के डिफरेंट ऑप्शंस देती हूँ। आप परेशान ना हो। हमारा आप तसल्ली रखें। आप अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस लाएंगे, जैसे आपने बताया कि आप स्मोकिंग मेरी भी करते रिपोर्ट में हैं, तो मसला आपने क्या है? ऐसा ऐसा। जी। इस तरह है कि हमारा आप तो माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं। आपको मैं बताती थी कि आपके जरासीम की तादाद जो है वो नॉर्मली ज्यादा होती है, लेकिन आपके केस में जो है स्पर्म की क्वालिटी, मतलब उनकी प्रोग्रेसिव मूवमेंट भी कम है, और मोटिलिटी होती है वो भी कम है, और इसके अलावा जो नंबर है वो भी कम है। वो तकरीबन 39 है। वो नॉर्मल जो है वो 39 होता है, आपके केस में वो 5 मिलियन Yes, रह गया है। Papa lo इसी compró, तरह David. से हम आगे Gabriel, मूव करते हैं, जो 32% तक होते हैं, लेकिन इमरान इसको आपके जरा केस में म्यूट वो करो प्लीज। तुझे बकवास की थी कि मैं खुद तुझे पढ़ाऊंगी। आप फिर आपके केस में वो सिर्फ देख उसको इसकी मोटिलिटी सिर्फ 12% तक है। जी। लेकिन मैं आपको कुछ मल्टीविटामिन दूंगी। ये आपने बाकायदगी से लेने हैं। आपने अपनी लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस लाने हैं। और आपको हम इसलिए नहीं कह सकते कि आपने ये टेस्ट दोबारा रिपीट कराना होगा। कभी टेस्ट कलेक्शन में प्रॉब्लम होती है, या लैब का दूसरी कोई दफा एरर हो कराया सकता है। डॉक्टर साहब, हमेशा इस तो तरह एक टेस्ट आता है। अच्छा, आपने
पहले भी कई दफा करा है, ठीक है। तो मैं आपको ऑप्शन देती हूँ, इसमें आप जो है IVF या टेस्ट बेबी का नाम सुना होगा। इसमें अगर आपके 5 मिलियन स्पर्म हैं तो हम इस स्पर्म एस्पिरेशन के जरिए हम वो आपके स्पर्म्स ले लेते हैं और वो मदर के आपकी वाइफ के एग्स में इंजेक्ट करते हैं। इसको हम अपनी इस्लाम में इक्सी कहते हैं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। और वो एक ऑप्शन आपके पास मौजूद है। इसके अलावा जो है अगर इसे स्पर्म एस्पिरेशन बिल्कुल भी ना हो तो फिर आपके पास डोनर स्पर्म का ऑप्शन भी मौजूद है, लेकिन वो हमारे मुल्क में लॉ इसकी इजाजत नहीं देता, वो बाहर के ममालिक में होता है। और इसके अलावा लास्ट ऑप्शन आपके पास एडॉप्शन का भी है, जैसे आप अपना किसी का बच्चा गोद ले सकते हैं। और जैसे आपने बताया कि आप सिगरेट पीते हैं, तो आपने अपनी लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस लानी है। शायद सिगरेट स्मोकिंग की वजह से भी आपके जो स्पर्म क्विट करने से आपकी स्पर्म की क्वालिटी इंप्रूव हो जाए। इसी तरह आपने मुतवाजन ग़िज़ा इस्तेमाल करनी है, अपने वज़न में कमी लानी होगी। और इन सब उससे भी आपके स्पर्म की क्वालिटी इफेक्ट अच्छी हो सकती है। अगर हम ये देखेंगे इसके अलावा मेरा बच्चा नहीं हो सकता जी। ये ऐसी बात कोई नहीं। हम आपके मजीद टेस्ट करेंगे जिसमें हम आपका कॉज फाइंड आउट करेंगे। जैसे मैंने आपको कहा, आपकी हार्मोनल प्रोफाइल करेंगे हम सीरम TSH, सीरम FSH और सीरम टेस्टोस्टेरोन करेंगे। अगर आपके हार्मोनल लेवल्स नॉर्मल हुए तो शायद आपका ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज हो, तो फिर हम उसमें सर्जरी, उस केस में हम फिर सर्जरी करते हैं। और अगर ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज ना हुआ, हार्मोनल लेवल्स को देखेंगे कि आपके किस लेवल पे आपका मसला है। अगर टेस्टिस के लेवल पे मसला हो तो उसमें जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम IVF या इक्सी का ऑप्शन देते हैं। इसी तरह अगर उसका कॉज का मसला क्या है मतलब? तो हम इसमें जेनेरिक्स इंजेक्शन लगा सकते हैं जी। ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज का क्या मतलब है आपका? ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज का ये मतलब है कि जो आपकी ट्यूब्स होती हैं, ये हमारे पास स्पर्म्स एक जगह से दूसरी जगह लाती हैं। तो ये इनमें किसी लेवल पे ये ट्यूब्स या डक्ट्स जो है बंद हो जाती हैं, ठीक है। तो जब ये बंद हो जाती हैं तो स्पर्म जो है वो नहीं पहुंच सकता, उस तक टेस्टिस तक नहीं पहुंच सकता। तो इस केस में जो है आपको हम यूरोलॉजिस्ट को या फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को रेफर करेंगे और वो आपकी सर्जरी करेंगे। अगर यही रिपोर्ट्स आती हैं फिर हमारा इलाज क्या है डॉक्टर साहब? इसमें मैंने आपको बताया कि हम आपके पास इक्सी का ऑप्शन है। उसमें सक्सेस रेट जो है वो 20 से 30% है। और वो एक महंगा इलाज है, लेकिन वो किस तरह मतलब होता है? उसमें वो किस तरह होता है इलाज? जी मैंने आपको बताया कि पहले आपके जो आपके प्राइवेट पार्ट्स हैं, जिसको हम अपनी इस्लाम में टेस्टिस बोलते हैं, उससे हम स्पर्म्स लेंगे, ठीक है, एस्पिरेट करेंगे और फिर आपके वाइफ के एग में वो हम इंजेक्ट करेंगे। ये आउटसाइड द बॉडी ये प्रोसेस होगा और फिर हम इसको जब एम्ब्रियो बन 2-3 एम्ब्रियो बन जाएंगे जिसमें जो हेल्दी एम्ब्रियोज फर्म होंगे कहाँ से तो लेंगी वो आप? हम जी फर्म कहाँ से लेंगी आप? स्पर्म लेने के डिफरेंट तरीके हैं। हम आपके टेस्टिस से स्पर्म लेंगे। मेरे स्पर्म तो आ तो रहे हैं। तो वो हम एस्पिरेट करेंगे और हम वो लैब में जो है आपके वाइफ के एग्स के साथ वो उसमें इंस्टिल करेंगे, मतलब इंजेक्ट करेंगे। और फिर जब एम्ब्रियो आउटसाइड द बॉडी बन जाएगा, ब्लास्टोसिस्ट बन जाएगा, तो फिर वो हम आपकी उसमें टाइम हो एक या गया, बाय दो बाय। हेल्दी एम्ब्रियो जो है वो इम्प्लांट करेंगे जी। टाइम हो गया आपका, 10 मिनट्स पूरे हो गए। डन विद द Yes, 10 sir. मिनट्स टाइम। अच्छा, आपका कैसा हुआ है इसी स्टेशन? व्हाट डू यू थिंक? सर पता नहीं सर। सर मैंने तो जितना किया था तो उसमें ये जो ये मॉडरेट और सवेयर में तो सबकी ट्रीटमेंट यही बताई थी कि इक्सी है इसकी, या स्पर्म डोनेशन है, या जो है एडॉप्शन है। ओके, ये आपका ख्याल था कि क्या ख्याल है कि ये जो अपना स्टेशन था ये किसके बारे में था? सर ये काउंसलिंग के बारे में था। काउंसलिंग अबाउट व्हाट?
काउंसलिंग अबाउट द रिजल्ट्स ऑफ द, ये जो हमारे पास जो HSA का रिजल्ट था, ह्यूमन हस्बैंड सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट थी, वो एक्सप्लेन करनी थी पेशेंट को, ब्रेकिंग द बैड न्यूज थी, और साथ में जो है फिर उसको डिफरेंट ऑप्शंस, ट्रीटमेंट ऑप्शंस एक्सप्लेन करने थे। तो विद दीज रिपोर्ट्स कमिंग इन, ये जो आपके पास हैं, तो फिर आपका क्या ख्याल है कि ट्रीटमेंट ऑप्शन होनी क्या चाहिए? सर इसका 5 मिलियन स्पर्म काउंट है, हम्म। और सर मेरे ख्याल में तो इसका ICSI होना चाहिए, जब IVF और ICSI दोनों सर। ओके, सर IVF होना चाहिए because she has the history of, they have the history of 5 years. So we have to choose the best because the time is to indicate the patient desire, age, everything matters. नहीं मुझे आप ये बताओ कि अभी तो मैं विल डिस्कस कि आईवीएफ या ICSI होना चाहिए। आईवीएफ या ICSI होने के क्राइटेरिया में क्या क्या चीजें शामिल हैं? सर स्पर्म काउंट लेस हो हमारे पास, और इनफर्टिलिटी फॉर मोर देन 2 years हो। बेटा देखो, आप एक माशाल्लाह कंसल्टेंट बन रहे हो, और यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये लेस और मोर और बिग और स्मॉल नहीं होता। ये सब चीजें जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये एक साइंटिफिक प्रूवन नंबर्स के साथ हैं, जिसमें यू नीड टू टॉक अबाउट नंबर्स। व्हाट डू यू मीन बाय लेस? लेस तो 10 मिलियन भी हैं, लेस तो अपना मेरा ख्याल है कि 14 मिलियन भी लेस है, मोर जो है वो 16 मिलियन भी मोर है। तो नंबर वन, यू नीड टू बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट द नंबर्स, एंड उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्या करना चाहिए। एक सर बात। माइल्ड को, सर माइल्ड जो एजो सर माइल्ड जो होता है वो हमारे पास 10 to 15 मिलियन होता है, और ओके, सर मॉडरेट जो है वो 5 to 10 मिलियन होता है, और सर सवेर ओलिगोस्पर्मिया जो होता है वो 0 to 5 मिलियन तक होता है। तो बेसिकली इसका आपका डायग्नोसिस क्या बना? सर इसका सवेर ओलिगोस्पर्मिया। इट फॉल्स इनटू कैटेगरी ऑफ सिवियर ओलिगोस्पर्मिया। अब इसमें दो तीन चीजें हैं। जब आपके पास इस तरह की रिपोर्ट आती है, तीन चार सवाल आपने मिनिमम पूछने हैं। वो क्या क्या होने चाहिए? वन इज, क्या ये रिपोर्ट आपने पहली दफा कराई है या पहले भी कराई है, कैसे कराई? अगर उसने रिपोर्ट ये पहली दफा कराई गई है, तो ऑफ कोर्स फिर आप इसको रिपीट करके फिर करें। अगर वो कहे जी मैं तो मल्टीपल टाइम कराई है, और मल्टीपल टाइम कराने के बाद यही रिपोर्ट आती है, तो फिर देन यू हैव टू मूव ऑन। डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? यस सर। नंबर टू, उसी पे आप नहीं लगे रहोगे किसी कि आपका टेस्ट कब हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ। दूसरा, आपने बीच में दो तीन बातें की स्पर्म एस्पिरेशन की। व्हाट इज स्पर्म एस्पिरेशन, और वो कब करते हैं? सर स्पर्म एस्पिरेशन की जो डिफरेंट टेक्निक्स हैं वो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टेक्निक बेटा, मैं तो पूछ रहा हूँ उसकी इंडिकेशन कब है, कब करते हैं? सर जब हमारे पास पुअर ओलिगोस्पर्मिया होता है, सवेर ओलिगोस्पर्मिया होता है, और हम ये Why do we need why do we need to do a sperm aspiration when there's a severe oligospermia? सर अगर हमें वो 3 या 4 नंबर में भी हमारे पास स्पर्म्स मिल जाए, तो वो हम इंजेक्ट करा लेते हैं फीमेल ओके, वो एग में, वहाँ तो हम एक श्योर हो जाते हैं कि एक हम एक हमारे अच्छा, पास। अच्छा मेरी बात सुनो बेटा, थोड़ा सा हौसला। एक भी बात सुनो, देखो वहां पे आप मुझसे बात कर रहे हो कि जी मुझे 3 या 4 स्पर्म्स मिल जाए, राइट? तो हम यस सर। उसका फिर एक ही कर देंगे। एब्सोल्युटली राइट। यहाँ पे आपको कितना स्पर्म मिल रहे हैं? सर 5 मिलियन। फिर मुझे बताओ, फिर जब आपको 5 मिलियन स्पर्म मिल रहे हैं, तो व्हाई डू यू नीड 3 or 4 स्पर्म्स मोर?
स्पर्म एस्पिरेशन इज डन इन, जो उसकी इंडिकेशंस हैं करने की, नंबर 1, अगर उसका ओलिगोस्पर्मिया या सॉरी एजोस्पर्मिया हो, कि कोई स्पर्म नहीं आ रहा बाहर। डू यू गेट दैट? एक उसकी Yes, sir. इंडिकेशन ये। दूसरी उसकी इंडिकेशन ये है कि जो आपको स्पर्म मिल रहे हैं उसमें से किसी की भी मॉर्फोलॉजी नॉर्मल ना हो। ऑल आर एबनॉर्मल, तो फिर आप उसको केवल मल्टीवाइटामिन्स करके फिर आप उसका वहां से स्पर्म ले सकते हो। वो भी कोई, इट्स नॉट एन हार्ड एंड फास्ट रूल, लेकिन नॉर्मली अगर बिल्कुल उसकी मॉर्फोलॉजी ठीक ना हो तो उनको आप एंटीऑक्सीडेंट्स देते हो 3-4 मंथ्स, और उसके बाद उसकी रिपोर्ट करा के देखते हो। ऑब्जेक्टिव इज टू हैव अ गुड स्पर्म। ठीक। जिसके ठीक है सर। पहले ही 5-1 मिलियन मिल रहे हैं और जिसमें उसकी 4% मॉर्फोलॉजी नॉर्मल है, तो उसमें आपको उसका स्पर्म एस्पिरेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी के लिए जो आपको 1 या 2 स्पर्म चाहिए, वो जो 1-2 स्पर्म लेने हैं, वो आपने वही 5 मिलियन में से निकाल लोगे आप। डू यू गेट माई ठीक पॉइंट? है सर। Yes, sir. ठीक। पहली बात। तीसरी बात, इसमें तब दी आपका स्पर्म एस्पिरेशन तब करते हैं जब पेशेंट सैंपल ना दे सकता, फॉर वॉट एवर कॉज रीजन। उस दिन जिस दिन आपको चाहिए उस दिन वो प्रोवाइड नहीं कर सकता, तो फिर आप उसको वहां से स्पर्म्स की एस्पिरेट करके वो ले लो। ये टेस्टिस, वी आर नॉट गेटिंग इनटू दैट। ये स्टेशन उसका नहीं था, ये वो एक अलग स्टेशन होगा, कभी हम उसको दोबारा देख लेंगे। लेकिन फॉर यू टू मेक इट क्लियर, जिसमें ये अपना एजोस्पर्मिया है, उसमें आपकी एस्पिरेशन की है, नॉट फॉर ऑलिगो। ऑलिगो में तो ऑलरेडी आपको मिल तो रहे हैं, अब बिल्कुल सारे एबनॉर्मल है, तो फिर उसकी कहानी बदल जाती है। दूसरा, जब भी आपने सब फर्टिलिटी की बात करनी है, आपने शुरू बात ही की कि जी हस्बैंड का प्रॉब्लम है तो हस्बैंड को साथ होना ज़रूरी है, लेकिन यू नीड टू, उसी में सांस में आपने कपल की काउंसलिंग करनी है, उनसे पूछ के। अगर हस्बैंड अकेला आया हुआ है तो अपनी वाइफ को आप बुलाना चाहते हैं तो बुला लो, वाइफ अकेली आई हुई है, अगर उसका भी इशू है, आप अपने हस्बैंड को बुलाना चाहते हो, तो ताकि हमारा डिसीजन वहाँ पे होने में आसानी हो। नंबर 3, आप जब भी रोल प्लेयर की बात करोगे, ये एक इनबिल्टली इनबिल्ट है कि आप उससे पूछ लो कि आप किस लैंग्वेज में बात करना पसंद करेंगे। आप इंग्लिश में बात करेंगे, आप पंजाबी में बात करेंगे, आप पश्तो में बात करेंगे, आप किसी और लैंग्वेज में बात करना पसंद करोगे, ताकि हमारी उसकी वजह जो है वो अपना कम्युनिकेशन बेहतर हो। ये ऑलवेज आस्क कि आप उसमें से क्या करना चाहते हो। लास्ट इसमें एक और क्वेश्चन के, जब आपने ये बात, अब हम कर रहे हैं आइदर गोइंग फॉर एन ICSI और IVF, वो एक सर्टेन कॉस्ट की है। अब उस कॉस्ट के लिए यू नीड टू आस्क देम वेरी टिपिकली, कि आपने पूछा कि जी आप जॉब क्या करते हैं, उस जॉब के साथ मैंने कहा जी मैं एक प्राइवेट इदारे में कोई जॉब करता हूँ। यू नीड टू स्पेसिफिकली आस्क कि आपकी इनकम कितनी, हाउ मच डू यू अर्न इन अ मंथ। व्हाई इज दैट इम्पोर्टेंट? Sir, because it is a costly procedure, and we have to look into आपने funds फिर of जो the patient एडवाइस whether we करनी can है arrange or उसको not. वो करके देनी है। और उसमें आप जी ये भी जरूर पूछ सकते हो कि क्या आपकी वाइफ भी कोई काम करती है, वर्किंग वुमन है, अगर है तो वो कितना करती है। अफोर्डेबिलिटी, टू डिसाइड वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। इसी में हमने, इसमें जो आपकी जो बातें थी लैब एरर की, टेम्पररी कॉजेज की और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की, हम उससे 5 साल में आगे आ चुके हैं। यू लुक एट द सिनेरियो, दिस सिनेरियो वाज बेसिक focused on the counseling of for IVF और ICSI। IVF ICSI, और तीसरा जो आपका IUI है, उसका क्या, इसका IUI हो सकता है इस पेशेंट सर का? up to सर up to 10 million के लिए हम IUI करते हैं। ओके, तो शी इज नॉट
तो जो आपका ऑप्शन रह जाता, जो आपका ना बेटा IUI, उसका मिनिमम इज 5 मिलियन, इट्स नॉट 10 मिलियन। दोबारा रीचेक कर लेना आप, बट आई थिंक इट इज 5 मिलियन। लेकिन उसमें 5 मिलियन के साथ साथ उसकी जो मोर्टेलिटी होनी चाहिए वो 30% होनी चाहिए, और मॉर्फोलॉजी जो है वो 4% होनी चाहिए। अगर वो हो जाती है, आप उसका IUI कर सकते हैं, लेकिन विद अ वेरी लो सक्सेस रेट। I would advise that this treatment to those patients जो नंबर वन अफोर्डेबल नहीं है, एटलीस्ट इस स्टेज पे आके। अगर उसकी 30% तक मोर्टेलिटी है, 5 मिलियन काउंट है, और 4% मॉर्फोलॉजी है, तो शी कैन बी गिवन अ ट्रायल फॉर IUI विद अ वेरी लो सक्सेस रेट। खैर चलो, कमिंग बैक टू द, क्योंकि इसकी जो थी हमारी, हमने उसको वैसे ही 12% कर दिया था ताकि हम इसको जाए ही IVF और ICSI में। तीसरी बात, आजकल हर अच्छे सेंटर के अंदर ICSI ही हो रहा है, IVF नहीं हो रहा, क्योंकि उन्होंने देखा है कि इसके Yes, sir. तो आप जो करते हैं वो सबका ICSI ही करते हैं, चाहे उसका स्पर्म Yes, का sir. नॉर्मल भी हो। 90% of centers which I know of, even us, we do ICSI, we don't do IVF। नॉर्मली हम बातचीत करने में वैसे वो कहते हैं, क्योंकि IVF इज अ जनरल टर्मिनोलॉजी जो लोगों को समझ, या पेशेंट्स को आमतौर पर लोगों को इसका थोड़ा बहुत आइडिया है। ICSI कहते हैं तो उनको समझ नहीं आती, तो दैट रियली डजंट मेक अ डिफरेंस। लेकिन नॉर्मली आप सेंटर्स के अंदर ICSI ही होता है। अब ये जो स्टेशन था हमारा, इसकी ही ICSI का प्रोसीजर, उसका सक्सेस, उसकी फेलियर, उसका कॉस्ट, और उसके अलावा क्या क्या ऑप्शन थी, उस पे था। आप, आई डोंट नो व्हाई, सारी आपको जब क्लिनिकल सिनेरियो सब कुछ दे दिया, आप हस्बैंड के पीछे पड़ गए कि जी ये टेम्परेरी कॉज है, फिर मैं इसकी मल्टी डिसिप्लिनरी टीम बिठा के करूंगी। यस, उसका एग्जामिनेशन आप जरूर करा सकते हो, उसकी सर्जिकल डायबिटीज, उसकी हिस्ट्री आप जरूर ले सकते हो। अगर, क्योंकि अगर वो प्रॉब्लम होती है तो देन उसके अकॉर्डिंगली वी कैन मैनेज कि जी डायबिटीज अनकंट्रोल है तो ठीक है, आप कर लो। लेकिन अगर उसके मल्टीपल टाइम यही उसकी रिपोर्ट आई हुई है और इसी से मिलती जुलती है, then you need to, in those 10 minutes time, आपने उसको लेके आगे चलना। हम उसी पे दोबारा नहीं फंसे रहेंगे कि जी कि ये सारा कुछ आए करेंगे। तीसरा, जब आप ये सारी हिस्ट्री ले रहे हो, आपने क्या उस सारी हिस्ट्री के अंदर वाइफ का कोई आपने कंपोनेंट पूछा, स्वाय उसकी No, sir, मैंने वाइफ का कॉम्पोनेंट इसलिए नहीं पूछा सर, क्योंकि वो हिस्ट्री में उसके वो ओव्यूलेशन भी सही दी हुई थी, वो जो बेटा, लेकिन और आपने सिनेरियो में। उसमें उसने अपने उसकी 100 चीजें और पूछनी है कि अगर ये पेशेंट जिसका सिर्फ, अगर ये रिपोर्ट आपके पास आ गई है, तो उसमें आप उसके बाद अलावा उसका क्या क्या पूछोगे, उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं पूछोगे, उसकी ये रेगुलर है इरेगुलर है, उससे पहले वो क्या क्या ट्रीटमेंट दे चुकी है, ये नहीं पूछोगे। उसके अलावा कोई उसकी मेडिकल सर्जिकल हिस्ट्री नहीं पूछोगे। यस सर, मेडिकल सर्जिकल हिस्ट्री पूछेंगे वो मैंने। मतलब ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं ना, बिफोर वी डिसाइड कि हम जंप कर देंगे टू IVF से हस्बैंड की रिपोर्ट के साथ। उसका BMI नहीं पूछोगे। हम्म। ये ऑल, आप तो बिल घूम के सिर्फ रिपोर्ट देख के आपने कहा जी सारा कुछ बाकी छोड़ो, और हम इसको बस मल्टी डिसिप्लिनरी रिपोर्ट में बैठा देंगे, एक यूरोलॉजिस्ट बैठा देंगे, एक सर्जन बैठा देंगे, एक साइकियाट्रिस्ट बैठा देंगे, और एक हम बैठ जाएंगे बीच में, हस्बैंड को बैठा देंगे। तो उसके कंपोनेंट ऑफ, कभी भी जब भी इनफर्टिलिटी बात होगी या सब फर्टिलिटी की बात होगी, यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू एडवाइज बोथ द कपल, और दोनों की इवैल्यूएशन जरूरी है। जो जो आपने सेलियंट फीचर आपने करके देखने हैं, एंड उस सारे सिनेरियो के अंदर यू डू अंडरस्टैंड कि जी के उसमें आपका रिलेशन, उसमें हम कोई चीज और ऐड कर देते हैं, कि वाइफ का कुछ और इशू हम ऐड कर देते हैं, तो वो भी तो पहले सॉर्ट आउट होगा, तो फिर हम इसी के लिए जाएंगे, ताकि टू इंक्रीज द मैक्सिमम सक्सेस रेट। तो उसको देखने के लिए यू नीड टू हैव टू मेक श्योर कि जी कि आपने जब, आपको मैं हर दफ़ा कहता हूँ कि
जब भी कुछ सिनारियो मिलता है वहां बैठ के, जब मिलता है और आपको सारी रिपोर्ट्स मिल गई हैं, आपने ये जरूर सोचना है कि जी इस सिनारियो में मुझसे वो क्या चाह रहे हैं। अगर इसी में यस सर। हमारा एंजियोस्पर्मिया आ जाता है कि जी बिल्कुल स्पर्म नहीं है, फिर वो आपकी सारी कहानी जो है ना वो ठीक हो जाती है, कि जिसमें आप कहोगे कि जी हम उसको ये देखेंगे, उसके टेस्ट एग्जामिन करेंगे, उसका एफएसएच कराएंगे, उसका टीएसएच कराएंगे। टीएसएच वगैरह कराने के बाद अगर नॉर्मल होता है तो फिर हम उसकी ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज को रूल आउट करेंगे बाय डूइंग टीजा या पीजा, दोनों मेथड्स हैं। और उसके करने के बाद फिर देन विल डिसाइड कि अगर हम इसमें से स्पर्म मिल जाते हैं तो फिर देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जी कि हम इनका इक्सी आगे जाके कर सकें। लेकिन विद दिस ओलिगोस्पर्मिया फिर आपकी थोड़ी सी कहानी बदल जाती है, विद मल्टीपल रिपोर्ट्स, विद 5 years, और ये सारा कुछ ट्रीटमेंट ले चुका है। और इसमें भी आपने यहाँ ये भी जरूर पूछना है कि जी पिछला आपने क्या कहते हैं, क्या क्या आई एम सॉरी, कि लास्ट ट्रीटमेंट आपने कौन कौन सी मेडिकेशन ली है या नहीं ली। स्मोकर, यस सर, स्मोकिंग का पूछा है, लेकिन उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होती है वो बात आ जाती है कि नंबर ऑफ सिगरेट, स्टीरॉइड्स। अच्छा, नंबर ऑफ सिगरेट्स। नंबर ऑफ पैक्स। जो दिन में एक सिगरेट पीता है तो उससे तो इतना नॉर्मली नहीं फर्क पड़ता, लेकिन फॉर जनरल हेल्थ यस। पर नंबर ऑफ पैक्स कितने हैं उनको रिड्यूस करने की जरूरत है कि नहीं है, कि नहीं जी जो आप दिन में एक सिगरेट पीते हो उसकी वजह से आपको सारा प्रॉब्लम होती है। बाकी वो हिस्ट्री आपकी उस लिहाज से आई थिंक वो दैट वाज ओके, कि कोई इंजरी नहीं हुई हुई और कोई सर्जरी नहीं। सर, आपने जो सिनेरियो दिया था एग्जैक्टली एमआरसीयूजी में भी इसी तरह एक सिनेरियो दिया हुआ था। और हुई। उन्होंने जो है फीमेल की इन्वेस्टिगेशंस बिल्कुल नॉर्मल दी हुई थी। इवन उन्होंने प्रोजेस्टेरॉन की वैल्यू भी G21 प्रोजेस्टेरॉन की वैल्यू नॉर्मल दी थी। और उन्होंने भी ये मतलब स्पर्म काउंट कम दिया था, 2 मिलियन दिया हुआ था सर। और तो उसको मैंने असल में फॉलो किया था। तो उन्होंने मतलब आईवीएफ की तरफ नहीं लेके गए थे। तो हम पे एग्जाम में हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें आईवीएफ का स्टेशन एक्सप्लेन करना है कि नहीं, इसको इस डायरेक्शन में लेके जाना है? नहीं क्योंकि बेटा, उन्होंने बस खाली नहीं, हिस्ट्री हाँ अच्छा अच्छा। कंप्लीट उसमें की। उन्होंने 2 मिलियन के साथ बाकी क्या पैरामीटर्स दिए थे? सर वो एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन सर उन्होंने ये प्रोग्रेसिव मोटिलिटी उसकी कम दी हुई थी। और ठीक है। बाकी एग्जैक्टली सर मैंने नोट नहीं किया था कि वो और पैरामीटर्स उसके क्या थे। लेकिन वो तो उसकी वीडियो और ऑन उन्होंने पूछा क्या था? जी सर, उन्होंने यही कहा था कि काउंसलिंग करें पेशेंट की, काउंसिल द हाँ, पेशेंट। काउंसलिंग, इसमें काउंसलिंग किस चीज़ की करनी थी? वो वाला सिनारियो हमसे कोई ज़्यादा दूर तो नहीं है। तो उस काउंसलिंग में क्या था कि हमें क्या उसको क्या एक्सप्लेन क्या करना था कि जी आपका ये कि काउंट उसके कम है पास या ऑप्शंस क्या है, कि उसके पास फर्टिलिटी ऑप्शन सर क्या क्या है। इसीलिए आप फॉरेन डोनर के पास पहुंच गए हो? सर फॉरेन डोनर के साथ एडॉप्शन एडॉप्शन के पास, और ये हाँ ये देखो ना, ये उनके सिनारियो इक्सी। के अंदर, क्योंकि वहां पे उनका, हमारे पास लेट्स सपोज जो मैं आपको बताता हूँ, फीमेल में अगर हमारा एफएचएस थोड़ा सा हायर साइड पे हो या एएमएच ऑन द लोअर साइड पे हो, अगर आप बाहर जाते हो तो वो डायरेक्टली डोनर पे चले जाते हैं, क्योंकि वहां पे उसकी अवेलेबिलिटी है। लेकिन हमारे प्रेजेंट सिचुएशन के अंदर आते हुए डोनर एंड तो एब्सोल्युटली आउट है, अडॉप्शन कैन कम इन। ये हमारा थोड़ा सा कल्चरल डिफरेंस है बेटा। ये नहीं कि जी 2 मिलियन में हम इक्सी नहीं कर सकते, यस हम कर सकते हैं, लेकिन 2 मिलियन में उसका सक्सेस रेट ऑफ, अगर उसकी मॉर्फोलॉजी कम है स्पर्म्स की, लेस देन 1% है, अमेरिका में या इंग्लैंड में आप जाओगे तो वो कहेंगे जी आप डोनर कराएं, हम आपका इन स्पर्म्स के साथ नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर वी डू दैट विद एन एक्सप्लेनेशन कि जी आपका सक्सेस रेट क्या है क्या नहीं है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे डोनर की ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। वहां पे अगर एएमएच ऑन द बिल्कुल लोअर साइड पे होगा, वो आपको सीधा डोनर एक की तरफ ले जाते हैं, क्योंकि वहां पे ऑप्शन अवेलेबल है। हमारे पास यहाँ पे डायरेक्टली नहीं हम कर सकते अपने पेशेंट्स के साथ। हम उन्हें ये कहते हैं कि जी ठीक है जी इसमें से सक्सेस रेट कम है, लेकिन अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो आप जरूर करो। जिसी तरह मैंने आपको कहा कि जी जैसे 5 मिलियन और अगर 30% तक उसकी मोटेलिटी हो तो हम यहाँ पे आईयूआई भी कर देते हैं, क्योंकि चाहे उसका अगर नॉर्मल आईयूआई का सक्सेस रेट अबाउट कितना होता है? सर आपकी 60% है। आईयूआई नहीं, उसका कम है सर।
एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है सर IUI का। IUI का सक्सेस होता है 30 बेटा कितना बेटा? सर 30 10 to 15% 35 होता है ना सर 30 10 to 15 10 से 15% तक है, 10 से 15% तक है। अगर उसमें 10 से 15% तक है और ये 5 मिलियन में और ये काम होकर सिर्फ 5% रह जाता है, तो उसमें भी हम पेशेंट को बता के विद 5% चांस अगर वो लेना चाहती है तो बाय ऑल मींस, अगर वो आगे IVF अफोर्डिंग नहीं है या वो किसी वजह से कराना नहीं चाहती या ICSI सॉरी, ट्रीट द पेशेंट इन दी क्लिनिकल सिनेरियो। बाकी जो आपकी है क्या कहते हैं कंडीशन, वो तो अपनी जगह। डू यू गेट दैट? हाँ, MRCG में अगर आप जाके बैठते हो और इस तरह की आ जाती है रिपोर्ट विद दिस और विद एबनॉर्मलिटी, फिर ऑफ कोर्स पहली ऑप्शन जो है जिसमें मैक्सिमम चांसेस पेशेंट के हैं, वो फिर देन डोनर आ जाता है। देन दैट इज टोटली देयर चॉइस। बट इफ इवन इफ दे रिफ्यूज कि जी फॉर एनी रीजंस वी आर नॉट हैप्पी विद द डोनर, वी डोंट वांट टू हैव अ डोनर, तो फिर अगला स्टेप फिर वो ये है कि जी फिर आप विद द प्रेजेंट कंडीशन एंड द प्रेजेंट रिपोर्ट्स, दिस इज द मैक्सिमम जो आपका चांस है वो इतना है। इट्स टोटली अप टू यू इफ यू वांट टू टेक इट और यू डोंट वांट टू टेक। सर मैंने ये पूछना था कि इस सिनेरियो में इन्होंने दिया है कि फीमेल की कोई हिस्ट्री नहीं है सर्जिकल और मेडिकल, और जी ओव्यूलेशन भी उसकी हो रही है क्योंकि 21 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन ओव्यूलेटरी साइकिल्स दिया हुआ है, तो फिर भी हम ये जी क्वेश्चन हिस्ट्री में करेंगे कौन से वाले? कि आपने जैसे कहा कि इन्होंने इनको पूछना चाहिए था कि फीमेल की साइकिल रेगुलर है या नहीं है, कोई कॉमोर्बिड देखो, नहीं है। गायनेकोलॉजिकल हिस्ट्री तो ऑन गायनी सेंटर आपने फॉर इनफर्टिलिटी लेना ही लेना है। यू नीड टू टेक दैट, यू नीड सर वो तो सिनेरियो में दिया हुआ है, सर सिनेरियो में हिस्ट्री दिया हुआ है, तो हमारे पास टाइम कम होता है, टाइम मैनेजमेंट के नहीं, हिसाब से हम इसमें सिनेरियो पूछ में रहे हैं कि बेटा हम फीमेल की ऑल नहीं, इसमें सिनेरियो के अंदर फीमेल की क्या दी है अभी रिपोर्ट में? सिनेरियो दोबारा पढ़ लो आप। सर ओव्यूलेटरी साइकिल्स लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन स्टिल यू नीड टू आस्क देम कि जी आपका साइकिल रेगुलर है। हो सकता है उस साइकिल के अंदर ओवुलेशन का उसका हुआ हो। इट्स नॉट अबाउट ओवुलेशन, इट्स द रेगुलरिटी ऑफ द साइकिल। जो आपने सिर्फ 30 सेकंड की तरह से पूछना है कि जी आपकी LMP कब की थी और आपका साइकिल रेगुलर है कि नहीं। उसमें आपको डिस्मेनोरिया तो नहीं होता या कोई और प्रॉब्लम तो नहीं होती, नहीं है, देन यू मूव ऑन। आई अंडरस्टैंड कि 10 मिनट्स बहुत कम है, लेकिन ये पूछना आई थिंक उसके अंदर उसके में होगा कि जी उसकी इवैल्यूएशन आपने पूरी कर ली। जो आपके इसके वो वजह उसकी ये है कि इन सब सिनारियों से उसका आगे जो हमारा रिजल्ट आना है या जो उसके ट्रीटमेंट प्लान होना है, दैट विल बी मेजर अपॉन दैट। सर आप काइंडली इसको प्रेजेंट करेंगे जल्दी से एज अ सिमुलेटेड टास्क, हमें किस तरह स्टार्ट लेना चाहिए? बेटा इसमें तो बड़ा सिंपल है। जो रिपोर्ट लेने के बाद फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक, क्योंकि कपल का इशू है और सिर्फ वाइफ बैठी हुई है, कि जी आपके हस्बैंड हैं, उनको बुला लो साथ। अगर वो दोनों ही कपल बैठे हुए हैं दैट इज गुड इनफ। या आप चाहती हैं कि जी मैं उनकी रिपोर्ट्स आपके सामने डिस्कस करूं, वो कह देगी हाँ जी है, तो फिर देन यू स्टार्ट ऑफ कि जो हमने आपकी रिपोर्ट्स देखी शुरू में तो वैसे ही आप करते हो कि जी आपका नाम है और ये सारा कुछ। वो करने के बाद आपके हस्बैंड की रिपोर्ट्स पहले ये कितनी दफ़ा हो चुकी हैं और उसके आप पहले भी ऐसी आती थी, वो कह देगी हाँ जी ऐसी आ जाएगी। और जो उसने रूटीन में सारी बातें पूछनी थी पूछने के बाद कि जी विद द रिपोर्ट्स व्हिच यू हैव, और अगर आपकी इनकम लेट्स सपोज वो कहती है जी मेरी ₹1,00,000 इनकम है, मेरी अपना हस्बैंड की और 50,000 मेरी है, कि जी आपकी अगर ये है, तो फिर देन द पॉसिबिलिटी विद दिस द बेस्ट ऑप्शन यू हैव इज टू गो फॉर IVF और ICSI। फिर उसके बाद उसके आगे से सवाल होंगे कि जी नॉर्मली जो इसमें इस तरह के सिनारी में होते हैं कि IVF होता क्या है और ICSI होता क्या है, उसको एक्सप्लेन करना है कि जी इस तरह हम आपको पहले दवाइयाँ देंगे, दवाइयाँ टीके लगेंगे, टीके लगने के बाद ऑन स्पेसिफिक डे हम करके आपके एग्स रिट्रीव कर लेंगे, जिसमें थोड़ी सी आपको बेहोशी दी जाती है और वो उसमें हॉस्पिटल का स्टे नहीं होता। वो एग्स लेने के बाद वो हम लैब में दे देते हैं, लैब वाले उसको, ये मैं बहुत शॉर्ट करके बता रहा हूँ, लैब वाले इसमें आपके हस्बैंड का स्पर्म लेके उनको फर्टिलाइज कर लेंगे थ्रू वट एवर द प्रोसेस। फिर दूसरे तीसरे दिन पता चल जाता है कि जी फर्टिलाइजेशन अगर हो जाती है, तो फिर उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि या तो वो 5वें दिन ट्रांसफ़र कर देंगे या उनको फ्रीज कर देंगे। फ्रीज के अपने एडवांटेजेस हैं, ट्रांसफ़र फ्रेश के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं।
और ये अगर हो जाएगा उसके बाद फिर आपकी अगर नेचुरल प्रेगनेंसी होती है तो फिर इस तरह आपकी प्रेगनेंसी चलती रहेगी और फिर डिलीवरी के बाद आके देखें। उसमें दूसरा वो पूछ सकते हैं जी कितने एम्ब्रियोज ट्रांसफर करेंगे एज ए रूटीन, हम डिपेंड करता है कि जी उनकी क्वालिटी और नंबर कितने हैं, लेकिन आइडली स्पीकिंग एक टाइम पे एक ही ट्रांसफर किया जाता है ताकि आपकी मल्टीपल प्रेगनेंसी और उसके साथ अपनी कॉम्प्लिकेशंस ना हो। जो बाकी एम्ब्रियोज बच जाएंगे उनका क्या करेंगे कि जी वो हम फ्रीज कर सकते हैं। उनको फ्रीज करने का एडवांटेज ये है कि जी वो अगर इंशाल्लाह आपकी प्रेगनेंसी हो जाती है तो अगली प्रेगनेंसी अगर आपकी डिजायर होगी तो वो उसमें इस्तेमाल किया जाता है। वो कितनी देर के लिए फ्रीज किए वो कितनी देर के लिए फ्रीज किए जा सकते हैं वो दैट इज फॉर लाइफ लॉन्ग आप करके जब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट है विद द डिपार्टमेंट वो करें। फिर तीसरा कि जी ये होता कहाँ पे, ये होता प्रोसीजर जो है को सिलेक्टेड से सेंटर्स होते हैं जो इसके एक्सपर्ट से लगा रहता है। मैं आपको वहाँ पे उसको रेफर कर दूंगी जो बाकी दे विल टेक इट अप हर इसकी डिटेल वो करके आपको बता दें। कॉस्ट कॉस्ट इसकी जनरली जो है बिटवीन 5 to 10 lakhs तक के दरमियान में आती है और डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस सेंटर में और किस तरह और कौन सी दवाइयाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ सेंटर्स हैं जो एक चैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें थोड़ा सा अपना उसको इसकी कॉस्ट कम भी कर सकते हैं। उनमें अपना हमारे पास जैसे यहाँ पे लाइफ में रमज़ान पैकेज आता है जिसके अंदर हम सिर्फ जो है पेशेंट से मोर और लेस उसकी मेडिसिन की कॉस्ट लेते हैं। वो वहाँ पे भी अपना काफ़ी सब्सिडाइज करती हैं अपने प्रोसीजर्स को, वो आप करा सकते हैं। किसी गवर्नमेंट सेटअप में अभी तक नहीं हो रहा और अभी तक वहाँ पे सेटअप नहीं हुआ, अगर होगा तो हम आपको बता देंगे, लेकिन तब तक करें। अगर फॉर एनी रीज़न क्या किसी की ये नहीं है फिर ऑफ कोर्स जो अगली ऑप्शन आ जाती है वो हमारे पास आप डोनर की नहीं बात करोगे, फिर आप क्योंकि डोनर के लिए भी तो IVF या इसी ही करना है ना उसका, फिर ऐसे केशन के अंदर फिर आप उसकी अडॉप्शन क्या आप बच्चा किसी का गोद लेके वो कर दो। और अडॉप्शन के लिए फला फला सेटअप्स है और हर प्रोविंस का एक ये चाइल्ड प्रोटेक्शन का वो एक सेटअप तो नहीं डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे दे कैन डू। अदरवाइज ईदी है SOS के विलेजेस है जहाँ पे आप कांटेक्ट कर लें, वो आपको वैल्यूएट करने के बाद उसको फिर आपको बता दो। This is more or less what the theme and this kind of doing that वो जो सारा कुछ एक्सक्यूज मी सर। and of course जो सर ये जी जो आपने एक्सप्लेन किया सारा सर, जैसे हम पढ़ते हैं कि सक्सेस ऑफ द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक डिपेंड्स अपॉन द एज ऑफ द पेशेंट, द एज इज द ओनली फैक्टर जी दैट मैटर्स अ लॉट इन सक्सेस ऑफ द ट्रीटमेंट। तो उस पे किसी ने ना स्टूडेंट ने हाईलाइट किया सर, इसको हम किस तरह एक्सप्लेन करेंगे वहां पर, क्योंकि एग्जाम में तो ये चीज बहुत मैटर करती है कि आपने एज तो पूछी ही नहीं कि खातून की एज क्या है, और जो है ना वो जो उसका हस्बैंड है उसकी एज क्या है, बेटा और सर इसे कैसे एक्सप्लेन इसमें करेंगे। एज तो पूछी गई थी दोनों की नोन। एज इनको शुरू में ही बता दीजिए 26 years ऑफ एज थी प्री पेशेंट। और जो एज और 30 years मेल की फर्क थी। फर्क पड़ता है IVF के सक्सेस रेट में, वो इट स्टार्ट्स गोइंग डाउन आफ्टर द एज ऑफ 38। ओके। तो 38 से पहले पहले अगर होती है तो वो ऑलमोस्ट वी गिव देम चांसेस ऑफ अबाउट 40%। 38 के बाद आ जाते हैं तो फिर देन इट कम्स डाउन टू 35, अपना 30 to 35%। एंड अगर जो 40 years एंड प्लस हो जाता है फिर देन इट कम्स डाउन टू 5 to 10%। और 40 से अबव हो जाती है तो फिर लेस देन 5 हो जाती है। दिस Sir, इज can I ask you a question, please? जी श्योर। My question was, like, can we offer donor insemination, like donor sperm at all, if the patient is not Muslim, or if the patient can afford to go any other country, or this is that we shouldn't offer it at all? नो नो देखो दैट्स पेशेंट्स चॉइस। अगर इफ दे कीप ऑन आस्किंग किसी और कोई ऑप्शंस हो आउट ऑफ पाकिस्तान, Yeah, because it's not allowed in Pakistan, but allowed in like India and other countries. there are places like even India, Iran, Cyprus, where they have these banks for Muslims. Yeah. So you can refer them to that कि जी अगर आपने वो कराना है तो आप genetically करें, and then you refer them to those places
जो कंट्रीज हमारे साथ जेनेटिकली भी मैच करती हैं. You don't Yeah, want to have a kid with blue eyes, right? I don't mind it. No, you But don't it mind, depends, but yeah. the Yeah. society will But mind. some people, yeah, some people want it like if they really want their own kid, like can we offer or is it better not to talk such a topic, which can create controversy? Is it better not to talk about it in the exam? Or Beta, shall we देखो, offer in the exam? you are a physician. You are Yeah. there to guide the patient to the best possible, whatever you think, yeah, whatever they desire. You are not then Yeah. going to religiously judge it कि जी ये हमें allowed है या नहीं allowed. This is not the first thing which we offer to the donor patients. But if they keep on repeating कि जी सर कोई और ट्रीटमेंट ऑप्शन दुनिया में कुछ हो रहा है या कुछ हो रहा है, आप उसको गाइडेंस के तौर पे बता दोगे. फिर बाकी आजकल तो they can Google anything in the world and they can go there on their own. You're not going to tell them. आप उनको सिर्फ facilitate करके उनको सिर्फ गाइड कर सकते हो कि Yeah. हाँ फलां centers हैं which are good, which you know of, and then you can just कि जी this is their contact, you can contact them. बाकी information will you can be provided by directly through them. Lekin it is a That's treatment perfect. option. Thank you. It is a treatment option, and a patient has a right to know about it. Not necessarily कि वो आपने करना है या नहीं Yeah. करना. It's totally Yeah. their choice. Yeah, that's perfect. That's perfect. Thank you for answering my question. Sure. इमरान डॉक्टर शनाज ने आना है आज? जी सर, वो 10:20 पे आएंगी, थिएटर में है इस वक्त. चलो ठीक है. चलो we still have 2-3 minutes. If any other questions, we'll answer you. Otherwise, we'll say goodbye. Excuse me, sir. Sir, investigations like hormonal levels are not important in this case. नहीं बेटा देखो, जब भी आपने IVF फिक्सिंग करना है, you cannot do that without the hormonal level. अभी तो आप उसको पहला काउंसल कर रहे हो कि जी कि ये ट्रीटमेंट का ऑप्शन है. उसके बाद जब ये IVF के लिए जाएगी, वो सेंटर अपना सारा इसका हार्मोनल वर्कअप और इसके हस्बैंड की रिपीट सेमेन एनालिसिस सारी दोबारा से वो करने के बाद देन दे विल डिसाइड कीजिए अगला हमने स्टेप क्या लेना. उसके हार्मोनल के बगैर तो आपका चल नहीं सकता. सिर्फ प्रोस्टेरोन लेवल के ऊपर आपने उसको इंडक्ट नहीं करते. ये तो एक प्रिलिमिनरी सा आई एम श्योर जितने अभी इस टाइम पे बैठे हैं ऑनलाइन, उनके अपने सेंटर्स कितने ऐसे हैं जिनके अपने सेंटर में ये IVF होता है, जो उनके अपने सेटअप में हो रहा हो. अगर तो उनके अपने सेटअप में हो रहा होता है तो उसके लिए तो आसानी है. फिर कहेगी अच्छा जी हाँ, वो कहेगी लेट्स सपोज ये कहती है कि जी हाँ जी मैंने IVF कराना है. फिर देन यू मूव ऑन एंड टेल देम कि ओके जी अगर आपने IVF कराना है तो दिस इज द प्रिलिमिनरी वर्कअप. ये आप पहले कराएंगे, फिर आपकी पहले काउंसलिंग होगी, उसकी रिपोर्ट्स आएंगी, फिर हम इसके आपके साथ डिस्कस करेंगे इसके प्रोज कॉन्स कॉम्प्लिकेशन, एंड देन वी विल स्टार्ट विद दिस प्रोसीजर जो डिपेंडिंग अपॉन के लॉन्ग प्रोटोकॉल है कि शॉर्ट प्रोटोकॉल है. लॉन्ग प्रोटोकॉल जो है वो प्रीवियस साइकिल के 21 डेज से स्टार्ट होगा. जो शॉर्ट प्रोटोकॉल जो नॉर्मली आजकल ज्यादा होता है वो सेकंड डे ऑफ द पीरियड से स्टार्ट होगा, एंड देन वी कैन प्रोसीड विद व्हाटएवर यू थिंक इट इज फाइन. सो दिस इज Sir? जस्ट मेनली आपने सिर्फ उसको बताना है कि जी आपका ट्रीटमेंट ऑप्शन ये है. Okay, सर sir. Thank you. जनरली ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम को इंडक्शन वाले पेशेंट या IVF इक्सीआई वाले पेशेंट्स में कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? उसकी बेटा हम मॉनिटरिंग करते हैं और उसका जो AMH लेवल है और उसकी प्रीवियस हिस्ट्री है उन सब को सामने रखते हुए PCO अगर है अपना AMH बहुत हाई है, दीज आर द कैंडिडेट जिसके अंदर ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन ज़्यादा होता है. उसमें जब आप स्टिमुलेट करते हो यू स्टार्ट विद द मिनिमम डोज और स्टिमुलेट करने के बाद जब फॉलो करते रहते हो, जब उसका ट्रिगर जो है फिर वो आप उसका HCG के साथ ट्रिगर नहीं करते क्योंकि HCG जो है वो हाइपरस्टिमुलेशन को ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन को और कर देती है. उसमें फिर आप उसका जो अपना ये क्या कहते हैं एनालॉग के साथ उसको फिर आप ट्रिगर भी आप उन्हीं के साथ करते. तो दैट्स हाउ यू कैन सी. और बीच में अगर बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा लग रहा है तो फिर बीच में उसको वी नीड टू कॉल इट ऑफ इज वेल. तीसरा अगर वो हो जाता है उस साइकिल में फिर उसका ट्रांसफ़र नहीं करते. अगर एक्स रिट्रीव हो जाते हैं
तो फिर आप उनको फ्रीज कर लेते हो और उसको 3 मंथ्स के बाद फिर दोबारा प्लान करते हो करने क्या करते हो। तो जब मल्टीपल इसमें डिपेंडिंग ऑन क्लिनिकल सिनारियोज के हैं, उसके बाद फिर आप उसका ट्रीटमेंट हो। सर लेकिन जो जो हाई हाई रिस्क रिस्क पे आ जाती हैं उसमें द इजीएस्ट, उनमें फिर जो आपकी हाई रिस्क डोजेस आपने यू हैव टू स्टार्ट विद द मिनिमम। और सर ट्रिगर भी जी उनमें नहीं देना फाइनल मैचुरेशन वाला। नहीं, ट्रिगर विद एसीजी नहीं देना, क्योंकि अच्छा, एसीजी फिर जो है किसके साथ ये देंगे? उसका बेटा अपना वो कहते हैं ये जेल से निकल गया सर गोनेडोट्रोपिन्स देते हैं ना? जीएनआरएच एनालॉग देते हैं फाइनल ट्रिगर के लिए। सर ये पीसीओ के शायद गाइडलाइन में यस, लिखा हुआ है। हाँ उसमें आप दे सकते हैं, लेकिन कई बार उन्हें फिर जो जो रूटीनली हम ये क्यों नहीं ये देते, इसलिए नहीं है ट्रिगर इसके साथ। उसकी रीजन ये है कि उसमें कई बार उन्होंने देखा है कि उनके जो एग्स हैं उनकी क्वालिटी पे फर्क पड़ जाता है। लेकिन it is much much better than having a hyperstimulated patient than bad eggs। और आप उसके आगे अगर और आगे आप टेक्नोलॉजी में चले जाते हो तो फिर ऐसे पेशेंट्स को वो इमेच्योर एग्स को ही पिक कर लेते हैं, जिनको अब वो मेच्योर करना शुरू कर दिया उन्होंने लैब के अंदर। क्योंकि ये तो आप मेच्योर एग्स पकड़ रहे हो ना, लेकिन उसमें आप उसको इमेच्योर एग्स की पिकअप करके उसी को लैब के अंदर विद कल्चर मीडियम उसमें उसको ग्रो करा लेते हैं। अगर वो ग्रो कर जाएं तो फिर उसमें करें, उसमें फिर बिल्कुल आपकी हाइपरस्टिमुलेशन के चांसेस और कम। मैं अभी रिसेंटली एक कॉन्फ्रेंस में गया था जहाँ पे एक बंदे ने खड़े होकर कहा था कि जी की AMH सॉरी हाइपरस्टिमुलेशन इज नो मोर, वी हैव नॉट सीन इट फॉर सो मेनी। और उसने फिर उसकी एक्सप्लेन यही किया था कि जी हम उसकी पहले ही एग पिकअप कर लेते हैं जिसके मल्टीपल फॉलिकल जिस तरह बन रहे हो या जो प्रोन हो उसकी करने के लिए, फिर उसकी मैचुरेशन हम करते हैं और फिर हम आगे उसको लेते हैं। सर अगर किसी का FSH ज्यादा आ रहा हो और AMH बहुत ही ज्यादा कम हो, तो वो इसी की तरफ जा सकते बेटा हैं? अगेन विद प्रॉपर काउंसलिंग, जिसका लेट्स सपोज एफएसएच जो हमारा कट ऑफ है कि अगर वो 15 से ज्यादा हो और AMH जो है लेस देन 0.5 से कम हो या अपना 0.0 से कम हो, तो उसमें फिर भी स्ट्रांगली कंसिडर कीजिए कि जो आपके चांसेस जो हैं इट लेस देन 1 or 2%। इफ दे वांट टू टेक दैट तो ठीक है, बट दीज आर द कैंडिडेट्स जिसके अंदर फिर आपने डोनर एग की चांसेस या वो अगर उनकी ख्वाहिश है तो वो जा सकते हैं। लेकिन डू रिमेंबर दैट इवन एग्जाम में भी और इन प्रायर प्रैक्टिस भी डोनर एग बड़ा सोच समझ के केयरफुली आपने एडवाइस करना। सर यू नीड टू बी वेरी एक्सक्यूज मी सर अगर मेल पार्टनर की जो स्पर्म काउंट 15 मिलियन से कम आ गए तो फिर हम हार्मोनल टेस्टिंग की तरफ मेल पार्टनर में नहीं जाएंगे, डायरेक्ट मेथड ऑफ ट्रीटमेंट पे जाएंगे। इट ऑल डिपेंड्स ऑन बेटा कि आपका जो ये स्टेशन था ये कहाँ पे। स्टेशन इज जो आपकी बनी हुई है उसकी, टू बी ऑनेस्ट उसकी जो की बनी हुई है वो आपको इसी की तरफ लेके जा रहा है कि मेल पार्टनर की ट्रीटमेंट पे ले जाता है। आपकी मेल पार्टनर की ट्रीटमेंट इसलिए नहीं इसमें आने स्पेशलिस्ट ऑफ अ मेल पार्टनर, वो जो उसका स्पेशलिस्ट है फिर आप उसके पास भिजवा। मेरी बात समझे आप? ये वाला जो आपका FCPS का एग्जाम है या इवन MCPS का जो इम्तिहान है वो गायनाकोलॉजिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू लगता है, और गायनाकोलॉजी वाले जनरली फिर गायनाकोलॉजिस्ट जो हैं वो मेल पार्टनर को उतना ट्रीट नहीं करते जो उसके अपने स्पेशलिस्ट हैं, फिर देन यू रेफर देम टू दैट फॉर देयर ट्रीटमेंट। आपसे जनरली नहीं पूछा जाता। हाँ उसकी रूटीन की वर्कअप, उसका एग्जामिनेशन, ये जहाँ तक आपका ठीक है, लेकिन उसको करने के बाद वो करे। जैसे मेरे पास अगर बिल्कुल लिजोस्पर्मिया आ जाता है और टेस्टिस उसके बिल्कुल अपना एट्रोफिक हैं, तो मैं उनको फिर आई डोंट ट्रीट देम एंड देन आई रेफर देम टू द यूरोलॉजिस्ट हू डज। मेरे पास तो मेल का पेशेंट आता है जिसको सेक्सुअल इंटरकोर्स का या वैसे उसको कोई प्रॉब्लम होती है, उसको फिर मैं ट्रीट नहीं करता, फिर जो उसके उस चीज़ के स्पेशलिस्ट है या जो उसको जिसको जो इसमें ज़्यादा माहिर है, देन आई रेफर देम।
So you also have to make sure कि आपकी अपनी डोमेन में आपने कहाँ तक रहना है और कब तक रहना है। सर इस केस में जहाँ मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी थी रिपोर्ट्स में हमें पता चल गया स्टार्टिंग में, लेकिन आई सिर्फ उसकी वाइफ थी, तो हम पूछेंगे कि आपके हस्बैंड आए हैं या नहीं। लेकिन Yes. अगर ना हो तो तो ना आप हो क्या तो कंसर्न आप नहीं अब मुझे कहोगे जी कि आपके पास हस्बैंड का आपका कंसेंट है कि मैं उनकी रिपोर्ट्स भी आपसे डिस्कस कर। अच्छा, ये पूछ के फिर हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। यस यस, ये पूछ के आप कर सकते, या अगर वो बाहर है तो उनको बुला लीजिए, या वो आपके साथ अगर डिस्कस करना चाहते हैं तो वो कर लीजिए। सर लेकिन सिमिलरिटी टास्क में ये भी तो पूछ सकता है ना मेल के मेरे स्पर्म काउंट क्यों कम है, तो इसलिए हमें हार्मोनल प्रोफाइल की तरफ फिर जाना पड़ेगा ना टास्क को बताने के लिए। बेटा उसमें फिर आपका देखो, अब मेरी बात समझो, उस 10 मिनट्स में आपने स्क्वीज इन करना। आपको आगे हाँ जी आपके बेसिक टेस्ट करके हम उसको देख लेंगे, लेकिन ज्यादा चांसेस ये है कि विद दिस रिपोर्ट आपके लिए ट्रीटमेंट क्या है, आपकी ख्वाहिश बच्चा पैदा करने के लिए उसका ट्रीटमेंट क्वेश्चन प्लान ये आप कर सकते हो। इट्स नॉट दैट कि यू कैन नॉट। आप बेसिक टाइप से कर लो, उसके टेस्टोस्टेरोन कर लो, उसका टीएसएच कर लो, उसका एफएसएच कर लो। पर अगर वो आ भी जाती हैं और रिपोर्ट्स नॉर्मल आ जाती हैं तो फिर बाकी आगे ट्रीटमेंट तो यही है ना। अगर वो ऑलरेडी कह जी के वरना अगर इस तरह आता है और पहली दफा आता है तो आप उसको क्या कहोगे, उसे कहते हैं कि जी चलो ठीक है आप ये टेस्ट कराओ, अगर टेस्ट नॉर्मल आपके आ जाते हैं, आप ये मल्टीविटामिन्स और ये सर्बिक्स सॉरी जिंक ये सारी चीजें आप देख लो, और 2 मंथ के 3 मंथ्स के बाद हम दोबारा आपको इसका टेस्ट रिपीट करके देख लेंगे। अगर वो इट स्टैंड्स द सेम फिर आपका ट्रीटमेंट ये होगा। अगर इसमें इंप्रूवमेंट आ जाएगी तो मे बी वी कैन हैव अदर ऑप्शंस। लेट्स सपोज कि वो ये 10 मिलियन तक चला जाता है और उसकी मोटिलिटी बेहतर हो जाती है, तो फिर देन इज अ गुड चांस कि जी फिर उसका आईयूआई का भी चांस बन सकता है कि करने के लिए। चलो बेटा आई थिंक आई हैव टू गो आल्सो टू अनदर मीटिंग। उसके बाद अगर जरूरत होगी तो वी कैन कैरी ऑन दिस थिंग, एंड अभी डॉक्टर शनाजा आती हैं तो शी विल डू। ओके, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर।